सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 9। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्बू ने डीमन मोनार्क बैरन को मारकर अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है, जिससे उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए तीनों आइटम मिल जाता है। लेकिन इसे बनाने के लिए जिन्बू का इंटेलिजेंस लेवल हाई होना चाहिए, जबकि जिन्बू तो अब तक सिर्फ अपनी ताकत और स्पीड को ही लेवल अप कर रहा था। जिन्बू फिर भी सिस्टम से कहता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाए। फिर कुछ देर में इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है और जिन्बू को एलिक्सर ऑफ लाइफ के पूरे 6 बोतल मिलता है। एलिक्सर ऑफ लाइफ एक ऐसी दवा है जिसे पीने से सभी बीमारी ठीक हो जाती है और जिन्बू इसके जरिए अपनी मदर को ठीक करना चाहता है, जो कि इटर्नल स्लम्बर नाम की एक बीमारी की वजह से पिछले 4 साल से हॉस्पिटल में भर्ती है। तभी आयरन उस व्हाइट ड्रैगन के लाश को जिन्बू के पास ले आता है, जो देख जिन्बू उसकी तारीफ करता है कि उसने काफी अकल वाला काम किया, क्योंकि ये ड्रैगन कोई डीमन नहीं बल्कि एक क्रीचर है, तो जिन्बू इसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद वो एराइज बोलकर इस ड्रैगन को भी अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। तभी सिस्टम इसका नाम रखने को बोलता है, तो जिन्बू इसे काइसेल नाम दे देता है। अब एसिल कहती है कि इस पर बैठकर तो हम बहुत जल्दी घर वापस पहुंच जाएंगे और महल में जाकर वो लोग पार्टी भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्बू जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मॉम को ठीक कर सके, मगर एक एक करके फ्लोर वापस जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तभी वो देखता है कि उसे रिवॉर्ड में एक रूम स्टोन मिला है, जिससे उसे शैडो एक्सचेंज नाम का एक नई पावर मिलती है। इस पावर के जरिए वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह को बदल सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जिन्बू अब एसिल से कहता है कि वो अकेले ही घर वापस चली जाए, उसके पास इतना टाइम नहीं है। अगर किस्मत अच्छी रही तो वो लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। अब इतना कहकर जिन्बू यहाँ से गायब हो जाता है। एसिल भी उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जिन्बू यहाँ से जा चुका था और उसकी जगह पर एक शैडो सोल्जर आ जाता है। ये वही सोल्जर है जिसे जिन्बू ने अपने मोहल्ले की निगरानी के लिए छोड़कर आया था और जिन्बू उसकी जगह पर टेलीपोर्ट होकर अपने मोहल्ले में आ गया था। ये पावर फिर से यूज करने के लिए उसे 3 घंटे इंतजार करना होगा, इसीलिए वो काइसेल को समन करता है और उस पर बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ चेयरमैन को जेजू आइलैंड के लिए प्लान बनाने लगता है। ये लोग हंटर्स की मैजिक पावर को यूज करके एंड्स को उनकी क्वीन से अलग कर देंगे। फिर वो लोग रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे एंड्स आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए। फिर एक दूसरी टीम उनकी नेस्ट में जाकर क्वीन एंड को मार देगी। उन्हें नहीं पता कि रेडियो वेव्स वाला आइडिया काम करेगा या नहीं, इसीलिए अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उन्होंने वहां से भागने का भी प्लान बनाया है। अब इन्हें बस हंटर्स को जेजू आइलैंड पर भेजना है। तभी चेयरमैन को जिनचुल से पूछता है कि जिन्बू से कांटेक्ट हुआ क्या, जिस पर जिनचुल कहता है कि अब तक तो नहीं। इधर दूसरी तरफ हम बेग को देखते हैं, जो कि अपने एक पुराने दोस्त के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। इस दोस्त का नाम है मिन ब्यांग बू और ये एक एस रैंक हीलर है, जो कि बहुत ही कम उम्र में रिटायर हो गया था। ब्यूंग बोलता है कि बेग सच में उस आइलैंड पर वापस जाना चाहता है, जबकि उसने अपनी आंखों से यूनसुक को वहां पर मरते हुए देखा था, जो कि इनका तीसरा दोस्त था। इस पर बेग कहता है कि इसीलिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, अगर वो एंड्स यहाँ पर आ गए तो पूरे देश में तबाही मचा देंगे। अब ये सुन ब्यूंग पूछता है कि तुम कब से देशभक्त बन गए, जिस पर बेग कहता है जो भी रीजन हो उसे जाना तो पड़ेगा ही। फिर ब्यूंग बोलता है अगर तुम मुझे भी ले जाना चाहते हो तो मैं कभी नहीं आऊँगा, जिस पर बेग कहता है मैं तो बस तुम्हें गुड बाय कहने आया था, क्योंकि पता नहीं अगली बार हम दोनों मिलेंगे भी या नहीं। तभी ब्यूंग बताता है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, उसे और कोई खून खराबा नहीं देखना, इसीलिए वो हंटर वाले काम से रिटायर हुआ था और अब वो एक गवर्नमेंट जॉब करके एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। ये सुन बेग कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हंटर्स ही है जो कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन आज तक उसे कोई ऐसा हंटर नहीं मिला जो कि लड़ना नहीं चाहता। मॉन्स्टर से लड़ना तो इनका रूटीन बन गया है और कुछ लोगों को तो इनसे लड़ने में मजा भी आता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम जिन्बू को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गया था। वो देखता है कि उसकी मॉम की गर्दन पर एक जलने की निशान है, जो कि असल में जिन्बू की वजह से ही हुआ था, लेकिन उसके मॉम ने उसे नहीं डांटा था। जिन्बू अब सोच रहा था कि उसे ये एलिक्सर ऑफ लाइफ यूज करना चाहिए या नहीं, पता नहीं इससे क्या होगा। लेकिन सिस्टम ने जिन्बू को कई सारे चमत्कार दिखाए हैं। वो खुद भी एक ई रैंक हंटर से एस रैंक हंटर बन गया, इसीलिए जिन्बू को सिस्टम के ऊपर भरोसा है। इसके बाद जिन्बू एक एलिक्सर ऑफ लाइफ के बोतल निकालता है और उसे अपनी मॉम को पिला देता है, जिसके बाद दवाई का असर शुरू हो जाता है और उसकी मॉम ठीक होने लगता है। इस दवाई की वजह से उसकी मॉम पर जो जलने की निशान था वो भी ठीक हो जाता है। जिन्बू अब उन्हें जागने के लिए कहता है, क्योंकि उसने अब तक जितनी भी मेहनत की है वो सिर्फ अपनी मॉम को ठीक करने के लिए ही की है। दूसरी तरफ जिना का भी काम पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था,
और आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। अब कुछ देर में जिन्बू अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी मॉम जाग गई थी। वो जिन्बू को देखकर पहचान जाती है और पूछती है कि वो कितने टाइम से सो रही थी और जिना कैसी है, जिस पर जिन्बू बताता है कि वो पूरे 4 साल से सो रही थी और जिना भी बिल्कुल ठीक है। अब जिन्बू अपनी मॉम को ठीक देखकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकलना तो बंद ही नहीं हो रहा था। अगली सुबह डॉक्टर्स को पता चलता है कि इटरनल स्लम्बर वाली पेशेंट को होश आ गया है, जो सुन उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। अब कुछ देर में वहाँ पर जिना भी पहुँच जाती है और वो भी अपनी मॉम को ठीक देखकर रोने लगती है। ये देख जिन्बू सोचता है कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई और उसे असली रिवॉर्ड तो अब मिला है। दूसरी तरफ चेयरमैन गो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सबको बताता है कि हंटर एसोसिएशन 4 जेजू आइलैंड रेड मिशन करने जा रहा है। इस मिशन में न सिर्फ हमारे एस रैंक हंटर मौजूद होंगे, बल्कि जापान से भी 10 एस रैंक हंटर इसमें हिस्सा लेंगे। ए रैंक और उसके नीचे वाले हंटर्स भी सपोर्ट के लिए इस मिशन में शामिल होंगे और इस बार हम जरूर उन हंट्स का सफाया कर देंगे। अब ये न्यूज देख ब्यूंग को याद आता है कि कैसे वो और यूनसुक पहली बार जेजू आइलैंड पर जाने से डर रहे थे और तभी यूनसुक ने कहा था कि जो लोग लड़ नहीं सकते वो तो और भी ज्यादा डर रहे होंगे, इसीलिए हमें ये काम करना ही होगा, वरना ये देश तबाह हो जाएगा। तभी बेग नींद में बार बार आता है कि मैं उन चींटियों को मसल दूंगा। अब प्रेजेंट में ये सब याद करके ब्यूंग को भी मिशन में जाने की इच्छा होने लगता है। इधर जिन्बू और जिना अपनी मॉम को घर वापस ले आते हैं, लेकिन उनका घर पूरा बिखरा हुआ था क्योंकि जिन्बू के जाने के बाद जिना ने घर की सफाई नहीं की थी। अब आगे ये तीनों मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। आपने घर को पहले जैसा देख जिन्बू बहुत खुश था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों काफी अजीब लग रहा था, जैसे कि उसने कोई लाइन क्रॉस कर दी हो जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी मदर क्यों जिन्बू से पूछती है कि उसकी फादर की कोई खबर मिली क्या, और उसे ये भी पता चला कि जिन्बू एक एस रैंक हंटर बन चुका है, जो जानकर उन्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि उसका फादर भी पहले एक फायर फाइटर थे और बाद में वो एक हंटर बन गए। वो लोगों की जान बचाया करते थे। ये देखकर ही क्यों ने उनसे शादी की थी। जिन्बू भी बिल्कुल उन पर गया है। तभी जिना कहती है कि वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो भी लोगों की जान बचा सके। अब ये सुन क्यों कहती है कि तुम भी अपने बाप पर गई हो। तभी जिन्बू के पास हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है। इधर चेयरमैन गो बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थॉमस आंद्रे नाम का एक आदमी उनसे मिलने आया था, जो कि अमेरिका का नेशनल लेवल एस रैंक हंटर है। नेशनल लेवल हंटर एस रैंक हंटर से ताकतवर होते हैं और ये लोग अकेले ही एक आर्मी फोर्स के बराबर होते हैं। पता नहीं वो इनके देश में क्या करने आया है। फिर वो जिनचुल से पूछता है कि जिन्बू से कांटेक्ट हुआ क्या, तो जिनचुल कहता है कि उससे बात हो गई है और वो बस आता ही होगा। अब चेयरमैन गो जिन्बू से कहता है कि 4 दिन में हम सब रेड मिशन के लिए निकलने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी इस मिशन में हमारे साथ आओ। लेवल अप करने के लिए जिन्बू के पास ये अच्छा मौका है, लेकिन अब तो वो अपनी मदर को ठीक कर चुका है, तो अब उसके पास लड़ने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं बचा है। तभी उसे एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है। ये देख चेयरमैन गो से बताता है कि सभी एस रैंक हंटर जिम में वार्म अप कर रहे हैं, तो तुम्हें चलकर ये देखना चाहिए। इधर जिम में हम देखते हैं कि बेक और हंटर माँ आपस में लड़ रहे थे। हंटर माँ फेम गिल्ड का एस रैंक हंटर है। अब चेयरमैन गो जिन्बू को बताता है कि उसे जो ऑरा महसूस हुआ था वो इनकी थी। एस रैंक हंटर सिर्फ कभी कभी ही इकट्ठे होते हैं। तभी जिन्बू देखता है कि बेक तो हार रहा है, जिस पर चोई बताता है कि अगर बेक अपनी असली रूप में आ गया तो हंटर माँ के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फुल पावर में बेक एक मॉन्स्टर बन जाता है। इधर दूसरे गिल्ड के एस रैंक हंटर भी मौजूद थे, जैसे नाइट गिल्ड और जापान के 10 एस रैंक हंटर, जिसमें कोतो भी शामिल है। तभी जापान की एक हंटर पूछती है कि वो कौन है, जिस पर हानेकावा बताती है कि उसका नाम संग जिन्बू है, जो कि हाल ही में एक एस रैंक हंटर बना है। तभी गोतो कहता है कि ये जरूर एक असैसिन टाइप हंटर होगा, जिस पर हानेकावा बताती है कि नहीं, जिन्बू एक मेज टाइप हंटर है। चाहिन भी देखती है कि जिन्बू यहाँ पर पहुँच गया है। इधर बेक और माँ को लड़ते देख हानेकावा कहती है कि ये लोग इस देश के एस रैंक हंटर है, ये तो बड़े कमजोर है। उसने हमेशा गोतो को ही लड़ते हुए देखा है, तो शायद इसीलिए हानेकावा को बाकी सब कमजोर लग रहे थे। अब ये बात नाइट गिल्ड के मास्टर जोंगसो सुन लेता है, जिस पर हानेकावा बताती है कि उसने तो कभी ये नाम नहीं सुना। तभी जोंगसो के असिस्टेंट कहता है कि क्योंकि ये कोई एस रैंक हंटर नहीं है, बल्कि एक ए रैंक हंटर है इसीलिए, लेकिन फिर भी उनका गिल्ड इस देश के टॉप 5 में आता है। इसके बाद गोतो कहता है कि उन्हें आपस में एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहिए, जिसमें सिर्फ एस रैंक हंटर से हिस्सा लेंगे। अब ये सुन चेयरमैन गो कहता है कि ये तो एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें जादूगर और बाकी हंटर्स हिस्सा नहीं लेंगे, यानी सिर्फ लड़ने वाले हंटर्स ही भाग ले सकते हैं। अब बेक कहता है कि जो भी हंटर पहले नीचे गिरा वो हार जाएगा और इस मैच में हम एक टीम की तरह लड़ेंगे, क्योंकि जेजू आइलैंड पर उन्हें एक टीम बनकर जाना है। जो सुन गोतो भी मान जाता है। अब एक टीम में थे चाहिन, बेक,
हंटर मा और हंटर लिम, और दूसरी टीम में थे जापान के त्वाटा, होशिनो, कुमामोटो और तानाका। इसके बाद इन दोनों टीम के बीच मैच शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।